हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सीसी मंत्रा एजुकेशन अजमेर। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th अकाउंट्स का जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उस चैप्टर का नेम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जनरल। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये चैप्टर अकाउंट्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। यदि हमें अकाउंट्स को प्रॉपर तरीके से सीखना है, समझना है और अकाउंट्स में अपना करियर बनाना है तो हमें इस चैप्टर को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये अदर चैप्टर्स का बेस माना जाता है। और मैं इस चैप्टर को आपको 4 पार्ट्स में कराऊंगा ताकि हम सभी बिजनेस ट्रांजैक्शंस की जनरल एंट्रीज करना सीख पाएँ और उन्हें सही ढंग से समझ पाएँ। तो चलिए स्टूडेंट, हम इस चैप्टर को करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट, हम बात करते हैं कि जर्नल होती क्या है, किस बुक को जर्नल कहा जाता है। जर्नल अकाउंटिंग की वह बुक होती है जिसमें हम बिजनेस के डे टू डे ट्रांजैक्शंस को डेट वाइज करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। और इसी बुक के बेस पर हम क्या तैयार करते हैं, लेज़र। और फिर लेज़र से हम ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं और ट्रायल बैलेंस से हम जब मैथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक कर लेते हैं उसके बाद हम फाइनेंशियल ईयर के एंड में हम फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं जो हमें हमारे प्रॉफिट के करंट ईयर के प्रॉफिट और लॉस और हमारी असेट्स और लाइबिलिटीज़ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इस प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए, यानी कि बिल्कुल सही ढंग से करने के लिए जर्नल का होना बहुत ही ज़रूरी है और जर्नल में सही तरीके से जर्नल एंट्रीज का किया जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जर्नल के फॉर्मेट की और इस चीज़ को समझेंगे कि इसमें जर्नल एंट्रीज किस तरीके से की जाती है। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम जर्नल के फॉर्मेट को समझ लेते हैं। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, तो जब भी जर्नल को प्रिपेयर किया जाता है तो सबसे पहले लिखा जाता है जर्नल ऑफ, यानी कि हम किसकी जर्नल बना रहे हैं। जैसे कि जर्नल ऑफ मोहन, जर्नल ऑफ राम, जर्नल ऑफ मैसर्स राम एंड सन्स। तो सबसे पहले हमें ऊपर लिखना पड़ता है जर्नल ऑफ, हम किसकी जर्नल बना रहे हैं। या तो पर्टिकुलर पर्सन की होगी अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है, या फर्म के नेम, फर्म की होगी। तो अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन की है तो जर्नल ऑफ राम, जर्नल ऑफ मोहन, जर्नल ऑफ श्याम। अगर किसी फर्म की है तो जर्नल ऑफ मैसर्स, हम क्या लगा देंगे, मैसर्स राम एंड सन्स, ठीक है ना। तो इस तरीके से सबसे पहले तो हमें इस चीज़ को लिखना होगा। अब जर्नल में कितने कॉलम होते हैं अगर हम इसकी बात करें तो फर्स्ट कॉलम होता है डेट का। इस डेट के कॉलम में सबसे पहले अकाउंटिंग ईयर जो आपका चल रहा है वो आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे सपोज कीजिए अभी 2023 चल रहा है तो हम यहाँ पे 2023 लिख देंगे, ठीक है। और फिर डेट लिखना स्टार्ट कर देंगे। डे टू डे ट्रांजेक्शन्स को डेट वाइज रिकॉर्ड करना कर देंगे, शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले डेट के कॉलम में ईयर को मेंशन किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स का कॉलम बनाते हैं। इस पर्टिकुलर्स के कॉलम में की जाती है जर्नल एंट्री। कैसे की जाती है अभी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम होता है वो होता है एलएफ। एलएफ की फुल फॉर्म होती है लेजर फोलियो। क्या होती है स्टूडेंट, एलएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, लेजर फोलियो। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए, लेजर फोलियो। लेजर फोलियो का क्या मतलब है, जब हम इस जर्नल एंट्री की पोस्टिंग लेजर के जिस पेज पर करेंगे तो उस पेज नंबर को, यानी कि लेजर के उस पेज नंबर को हम यहाँ पर मेंशन करेंगे
ताकि इन फ्यूचर अगर हमें इसकी पोस्टिंग को चेक करना हो, जो भी जनरल एंट्री हमने पर्टिकुलर्स के कॉलम में की है, तो हम इजीली उस लेज़र के उस पेज पे जाके उस पोस्टिंग को क्या कर सकें, चेक कर सकें। तो जिस तरह जर्नल के अंदर LF का कॉलम होता है, उसी तरह जब हम लेज़र सीखेंगे तो उसमें JF का कॉलम होता है, जर्नल फोलियो, जो हमें ये बताता है कि ये पोस्टिंग जर्नल के किस पेज से आई है। तो जर्नल में लेज़र फोलियो होता है, और जब लेज़र बनाएंगे तो उसमें क्या होता है, JF, जर्नल फोलियो। और ये जो दो कॉलम होते हैं ये अमाउंट के होते हैं। किसके होते हैं? अमाउंट के कॉलम होते हैं। अमाउंट का एक कॉलम डेबिट होने वाले अकाउंट का होता है, और अमाउंट का एक कॉलम क्रेडिट होने वाले अकाउंट का होता है। तो अमाउंट के कितने कॉलम होते हैं? 2 कॉलम होते हैं। तो जर्नल का फॉर्मेट कैसा है स्टूडेंट? सबसे पहले तो अपन को ऊपर लिखना पड़ेगा जर्नल ऑफ, हम किसकी जर्नल बनाने जा रहे हैं। पर्टिकुलर पर्सन है तो राम, मोहन, श्याम, ठीक है, और फर्म है तो जर्नल ऑफ मैसर्स, ठीक है ना, इस तरीके से। उसके बाद हम 1, 2, 3, 4 और 5 कॉलम जो है वो अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे। उसमें फर्स्ट कॉलम किसका होगा? डेट का। पर्टिकुलर्स का कॉलम थोड़ा हम बड़ा बनाएंगे क्योंकि इसके अंदर हमें नरेशन को भी मेंशन करना पड़ता है। फिर LF का कॉलम हम छोटा बनाएंगे। LF का कॉलम अभी हमारे किसी यूज में नहीं आएगा, हम केवल इसे बनाकर ब्लैंक छोड़ देंगे, ठीक है। एक अमाउंट के हम 2 कॉलम बनाएंगे, एक डेबिट अमाउंट का कॉलम और एक क्रेडिट अमाउंट का कॉलम। अब देखिए एंट्री कैसे की जाती है। सपोज कीजिए 1 अप्रैल, क्योंकि अकाउंटिंग ईयर जो है वो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, तो सपोज कीजिए हमने बिजनेस के अंदर 5 लाख रुपीज़ की कैपिटल लगाकर बिजनेस को क्या किया, स्टार्ट किया। मैं एक जर्नल एंट्री के थ्रू आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, तो समझने की कोशिश करिएगा। हमने 1 अप्रैल को 5 लाख रुपीज़ की 5 लाख रुपीज़ के अमाउंट से जो है बिजनेस को स्टार्ट किया। तो अब हम इस बिजनेस ट्रांजैक्शन को जर्नल में कैसे रिकॉर्ड करेंगे? तो इसके लिए मैंने एक चैप्टर आपको पहले पढ़ाया है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो इस बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, एक कैश का और एक कैपिटल का, ठीक है। कैश जो है वो रियल अकाउंट है और कैपिटल जो है वो पर्सनल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। और रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने पहले तो वो वाला वीडियो नहीं देखा है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट वाला, वो जरूर देख लें, क्योंकि जब तक हमको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नहीं आएंगे तब तक हम जर्नल एंट्रीज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो पहले आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। तो अब इसके अंदर जैसे कि मैंने जो आपको भी बिजनेस ट्रांजैक्शन कहा, इसके अंदर 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, एक कैश का और एक कैपिटल का। तो कैश बिजनेस में आ रहा है तो डेबिट व्हाट्स कम इन, तो कैश अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। कैपिटल जो है वो प्रोपराइटर को रिप्रेजेंट कर रहा है और कैपिटल एक पर्सनल अकाउंट है। तो डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, तो प्रोपराइटर कौन है? गिवर है, तो कैपिटल अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो इसको अब हम पर्टिकुलर्स के कॉलम में कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे कैश अकाउंट, ए बड़ा सी छोटा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो इस तरीके से हम जर्नल एंट्री करेंगे। यहां पर हम डेबिट के अंदर 5 लाख रुपीस और क्रेडिट के कॉलम में भी हम 5 लाख रुपीस लिख देंगे। तो इस बिजनेस ट्रांजैक्शन की एंट्री जर्नल में कैसे हुई? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब इसके नीचे हम क्या करेंगे? नरेशन लिखेंगे। नरेशन इस चीज को रिप्रेजेंट करती है कि ये एंट्री क्यों की गई है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश।
यानी कि हमने कैश के थ्रू क्या किया है, बिजनेस को क्या किया है, स्टार्ट किया है। अब हमने इस ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री कर दी। तो एक ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री करने के बाद हमें पर्टिकुलर्स के कॉलम में लाइन खींचनी होती है, यानी कि हमें इसको सेपरेट करना होता है। ध्यान रखिएगा, पूरी जगह लाइन नहीं खींचनी है, केवल और केवल पर्टिकुलर के कॉलम में ही क्या करनी है, लाइन खींचनी है। अब उसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन जो होगा उसकी जर्नल एंट्री को भी हम क्या कर देंगे, रिकॉर्ड कर देंगे। जैसे सपोज कीजिए गुड्स परचेज्ड, गुड्स परचेज्ड इन कैश। अब इसमें दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, परचेज और कैश। परचेज एक नॉमिनल अकाउंट है ना, तो गुड्स को यहाँ पर गुड्स नहीं लिखेंगे, हम स्टॉक नहीं लिखेंगे जैसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन में लिख रहे थे। तो जब भी गुड्स को परचेज किया जाता है तो परचेज अकाउंट के थ्रू ही इसे मेंशन किया जाता है, और परचेज को एक नॉमिनल अकाउंट कंसीडर किया जाता है एज अ एक्सपेंस के फॉर्म में। ठीक है, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यानी कि परचेज अकाउंट क्या होगा, एज अ एक्सपेंस है तो इसे हम डेबिट करेंगे। और हमारे पास से कैश जा रहा है, तो कैश जो है एक रियल अकाउंट है। डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। तो कैश जा रहा है तो हम कैश को क्रेडिट करेंगे। तो अब सपोज कीजिए हमने 2 अप्रैल को गुड्स परचेज किया था, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 अप्रैल, हम लिख देंगे यहाँ पर परचेजेज अकाउंट डेबिट, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सपोज कीजिए हमने 20,000 रुपीज़ का गुड्स जो है परचेज किया था, तो हम यहाँ पर 20,000 रुपीज़ लिख देंगे। तो और फिर यहाँ पर नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड इन कैश, बीइंग गुड्स परचेज्ड इन कैश, और पर्टिकुलर के कॉलम में फिर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो दो ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्री करके मैंने आपको बताया। तो जर्नल में जर्नल एंट्रीज को इस तरीके से किया जाता है। जब हमारा पेज यानी कि ख़त्म हो जाता है, एंड हो जाता है, तो हम क्या करते हैं बच्चों, इस बात को भी आप सीख लीजिए। सपोज कीजिए आप जर्नल एंट्रीज करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, और पेज बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो हम क्या करेंगे, उस पेज के ऊपर जितनी भी जर्नल एंट्री हमने की है उसका हम टोटल लगा देंगे। क्या लगा देंगे, टोटल लगा देंगे। और टोटल लगा के हम उसके आगे लिख देंगे CF। टोटल CF का मतलब क्या है, टोटल कैरी फॉरवर्ड। क्या कर देंगे, टोटल कैरी फॉरवर्ड। अब सपोज कीजिए यहाँ पर टोटल कितना आ रहा है, यहाँ पर इस तरीके से लाइन खींच के क्या करेंगे, टोटल लगा देंगे। और हमने टोटल के आगे क्या लिख दिया, CF। CF मतलब कैरी फॉरवर्ड। तो यहाँ पर टोटल हो गया 5,20,000 रुपीज़ और 5,20,000 रुपीज़। तो इस तरह हम क्या करेंगे, पेज को एंड कर देंगे। और नेक्स्ट पेज के ऊपर, किसके ऊपर, नेक्स्ट पेज के ऊपर हम सेम जर्नल का फॉर्मेट क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। सेम जर्नल का फॉर्मेट क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। और उस पेज के ऊपर, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, देखिएगा आप लोग, सपोज कीजिए तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज के ऊपर यहाँ पर लिखेंगे टोटल BF, यानी कि ब्रॉड फॉरवर्ड। क्या लिख देंगे, टोटल CF हमने वहाँ लिखा था, यहाँ पर हम लिख देंगे टोटल BF। BF का मतलब क्या हुआ, ब्रॉड फॉरवर्ड। और 5,20,000 का जो टोटल है वो हम इस पेज के ऊपर फॉरवर्ड करके ले आएंगे। और ये कॉलम बिल्कुल सेम ही रहेंगे, डेट, पर्टिकुलर्स
LF अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो हमने टोटल को क्या किया, ब्रॉड फॉरवर्ड कर लिया। अब हम वही डेट डाल के एंट्रीज करना क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। जब मंथ का एंड हो जाएगा बच्चों, जब मंथ की लास्ट डेट आ जाएगी, यानी कि अप्रैल 30 आ गई, तो हम क्या करेंगे, जनरल को का टोटल ऐसे लगा देंगे और हम पर्टिकुलर्स के कॉलम में लिख देंगे नेट टोटल। क्या लिख देंगे बच्चों, नेट टोटल। तो यानी कि इस तरीके से क्या करते हैं, हम जनरल एंट्रीज करते जाते हैं और लास्ट डेट तक, यानी कि अप्रैल 30 तक हम इस तरीके से क्या करेंगे, जनरल एंट्रीज को करेंगे। और जैसे ही पेज एंड हो जाएगा उसका टोटल कैरी फॉरवर्ड करेंगे, नेक्स्ट पेज पे ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे, जनरल एंट्री करेंगे, नरेशन लिखेंगे, और जैसे ही मंथ की लास्ट डेट आ जाएगी हम यहाँ पर नेट टोटल लगाकर क्या करेंगे, जर्नल को क्लोज कर देंगे। यानी कि इस मंथ की जर्नल क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है, और नेक्स्ट मंथ से जर्नल को बनाना फिर स्टार्ट कर देंगे। और इस जर्नल के बेस पर हम क्या करेंगे, लेज़र के अंदर अप्रैल मंथ की पोस्टिंग कर देंगे। क्या कर देंगे, अप्रैल मंथ की क्या कर देंगे बच्चों, पोस्टिंग कर देंगे। तो इस तरीके से जो है ये प्रोसेस जो है चलता ही क्या है, रहता है, यानी कि कंटिन्यूअस सिस्टम है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अकाउंट से क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अब हम बात करते हैं जर्नल एंट्रीज की। तो अभी तो मैंने आपको बेसिक सिखाया कि भाई जर्नल कहते किसे हैं, जर्नल के अंदर का फॉर्मेट क्या होता है, जर्नल में कितने कॉलम होते हैं, जर्नल में जर्नल एंट्रीज को किस तरीके से किया जाता है, और पेज जब एंड हो जाता है तो हम टोटल लगाते हैं, उसको नेक्स्ट पेज पे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, है ना, और वहाँ पर फिर नेक्स्ट पेज पर ब्रॉड फॉरवर्ड करके पहले टोटल लिखते हैं, फिर जर्नल एंट्रीज करना स्टार्ट करते हैं, और जैसे ही मंथ एंड होता है हम नेट टोटल लगा देते हैं। और जर्नल का दोनों अमाउंट के कॉलम का टोटल यदि इक्वल आता है तो इसका मतलब है हमने जर्नल एंट्रीज क्या की है, सही की है। ये भी एक चेक करने का क्या है, तरीका है। ठीक है, कि हम जर्नल एंट्रीज को सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके लिए डेबिट और क्रेडिट का जो अमाउंट वाला कॉलम है उनका टोटल क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस कौन कौन से हैं जो हमसे एग्जामिनेशंस में पूछे जा सकते हैं और जिनकी जर्नल एंट्रीज करने के लिए हमें कहा जा सकता है। तो इस वाले वीडियो के अंदर तो हम कुछ बेसिक ट्रांजैक्शंस की बात करेंगे, सेकेंड वीडियो में कुछ और ट्रांजैक्शंस की बात करेंगे, लेकिन ट्रांजैक्शंस का जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा टफ होता जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर तो कुछ बेसिक एंट्रीज की मैंने बात की है, सेकेंड वीडियो में इससे थोड़ी टफ, थर्ड वीडियो में उससे थोड़ी टफ, और फोर्थ वीडियो में सबसे टफ एंट्री को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आप इन वीडियोस को और जर्नल की इस सीरीज़ को कंटिन्यूसली देखते रहिए ताकि आपको जर्नल वाला चैप्टर जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो बच्चों, अब हम आपके सामने कुछ ट्रांजैक्शन हैं जिनके जर्नल एंट्रीज करना मैं आपको सिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पर फॉर्मेट ड्रॉ नहीं करूँगा, केवल जर्नल एंट्री करूँगा, और फॉर्मेट के अंदर तो आपको मैंने सिखा दिया है कि किस तरीके से लिखते हैं। तो मैं यहाँ पर फॉर्मेट ड्रॉ नहीं करूँगा, आपको केवल ट्रांजैक्शन समझाऊंगा और उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी इस चीज़ को समझाऊंगा। फॉर्मेट में आप ही को करनी है, आपकी बुक्स के अंदर क्वेश्चंस दे रखे हैं, फॉर्मेट आप कॉपी में ड्रॉ करिए और खुद जर्नल एंट्री करके देखिए कि आपको आ रही है कि नहीं आ रही है। मैं आपको यहाँ पर ट्रांजैक्शन और उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी केवल वो ही करके दिखाऊंगा। देखिए, क्योंकि फॉर्मेट के बारे में मैं आपको समझा चुका हूँ। अब हम बात करते हैं फर्स्ट ट्रांजैक्शन की। फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹5 लाख। अब हमने बिजनेस स्टार्ट किया है कितने रुपए से, 5 लाख रुपए से, और हमें इसकी जर्नल एंट्री करनी है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इसमें कौन से 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। तो ट्रांजैक्शन नंबर 1, इसके अंदर मैं बता दूं आपको, एक तो कैश अकाउंट इफेक्ट हो रहा है और एक हो रहा है कैपिटल अकाउंट।
एक इसमें कैश अकाउंट इफेक्ट हो रहा है और एक इसमें कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है। तो कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है? कैश अकाउंट एक रियल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। और कैपिटल अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है। अब रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग रूल क्या है? डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। अब आप खुद देखिए कि कैश आ रहा है कि जा रहा है। कैश आ रहा है तो यानी कि कैश को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, ठीक है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रोपराइटर को। और प्रोपराइटर कौन है? गिवर है, यानी कि बिजनेस को पैसे दे रहा है, तो इसका अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी इस ट्रांजैक्शन की? तो इस ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए से बिजनेस हमने स्टार्ट किया है? 5 लाख रुपीस से। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5 लाख रुपीस, ठीक है। तो ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री हो गई। रही बात नरेशन की, तो आप बीइंग वर्ड लिखकर अगर इस सेंटेंस को भी उतार देंगे तो भी नरेशन क्या है? सही है। वरना आप चाहें तो आप अपने खुद भी लिख सकते हैं, जैसे कि बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो बेसिकली बच्चों आपको क्या बात समझ में आई कि सबसे पहले ट्रांजैक्शन पढ़ के हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि उसमें कौन से अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं। फिर उन अकाउंट्स का, जैसे हमने अकाउंट्स को आइडेंटिफाई कर लिया, अब हमें ये देखना है कि वो अकाउंट किस नेचर के हैं, रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल है। तो जैसे इसमें रियल और पर्सनल थे। फिर रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, इसको देखना है। अब उसके अकॉर्डिंग हमें ये देखना पड़ेगा कि इन्हें डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है। जैसे रियल अकाउंट का रूल था डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। तो अब देखो कि भाई कैश आ रहा है कि जा रहा है। भाई कैश आ रहा है तो डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि रूल क्या है? डेबिट व्हाट्स कम इन, जो भी आ रहा है उसे डेबिट करो। तो कैश को हमने डेबिट कर दिया। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो इसमें प्रोपराइटर कौन है? गिवर है, तो उसे हमने क्रेडिट कर दिया। तो एक अकाउंट डेबिट हो गया, एक अकाउंट क्रेडिट हो गया। अब हमने इसके बेस पर क्या करा? जर्नल एंट्री बना दी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 5 लाख रुपीस। क्लियर हो गई बात? अब हम बात करते हैं सेकंड ट्रांजैक्शन की, परचेज गुड्स फॉर कैश। हमने गुड्स परचेज किया है कैश में। कितने रुपए का गुड्स परचेज किया है? 15,000 रुपीज का। अब इसके अंदर दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, एक परचेज और एक अकाउंट इफेक्ट हो रहा है कैश, क्योंकि गुड्स हमने किस में परचेज किया है? कैश में। अब परचेज अकाउंट किस तरह का अकाउंट है? मैंने आपको पहले भी समझाया है उस वीडियो के अंदर कि परचेज अकाउंट को नॉमिनल अकाउंट ट्रीट किया जाता है। यहाँ पर हम गुड्स नहीं लिखेंगे, गुड्स अकाउंट मत लिख देना। जनरल वो हम जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन करते हैं तो हम वहाँ पर लिखते हैं स्टॉक अकाउंट, स्टॉक का एक कॉलम बनाते हैं। लेकिन जनरल एंट्री में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर जब भी गुड्स परचेज किया जाएगा तो परचेज अकाउंट ही लिखा जाएगा। और परचेज अकाउंट का नेचर क्या है? नॉमिनल। क्या है? नॉमिनल। कैश अकाउंट का नेचर क्या है? रियल। अब नॉमिनल है तो परचेज को क्या ट्रीट किया जाता है? एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है। और नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग एक्सपेंस क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो परचेज क्या है? एक्सपेंस है, तो हम इसे डेबिट कर देंगे। कैश रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। इसमें कैश जा रहा है तो हम कैश को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमने कितने रुपए का परचेज किया है? 15,000 का। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 15,000 रुपीज़। थोड़ा सा बच्चों मैं इस चैप्टर को स्लो ही पढ़ाऊँगा
क्योंकि ये एक बहुत ही बेसिक चैप्टर माना जाता है। हम बिल्कुल स्पीड में नहीं चलेंगे, आराम आराम से हर ट्रांजेक्शन को समझते हुए चलेंगे, क्योंकि अगर ये चैप्टर आपको बच्चों ढंग से आ गया तो आप विश्वास रखो कि आपको अकाउंट्स बहुत ही ईजी लगने लगेगी। इसलिए मैं इस चैप्टर को थोड़ा स्लो पढ़ाने वाला हूँ, तो बोर मत होइएगा, समझने की कोशिश करिएगा प्लीज़, ठीक है। तो ये 2 ट्रांजेक्शन आपको समझ में आ गए होंगे, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स की बात कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट फटाफट लेते रहिएगा इसके अंदर, क्योंकि इसमें स्क्रीनशॉट बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ताकि आप इसको रिवाइज कर सकें, ठीक है। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड ट्रांजेक्शन की। धीरे धीरे बच्चों आपको ये याद ही हो जाएगी, अभी आपको थोड़ा सा दिमाग लगाकर समझना पड़ रहा है, लेकिन जितनी बार आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये जनरल एंट्रियां याद ही हो जाएगी। विश्वास रखिए, अभी आप खुद ही देख लीजिएगा आगे कि कुछ जनरल एंट्रियां मुझे दोबारा रिपीट ही नहीं करनी पड़ेगी, आपको लर्न ही हो जाएंगी वो, ठीक है। तो देखिए ट्रांजेक्शन नंबर थर्ड, ट्रांजेक्शन नंबर थर्ड क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम महेश। अब नाम के साथ कैश वर्ड लिखा हुआ नहीं है बच्चों, इसका मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो इसमें 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, एक तो परचेज का अकाउंट, परचेज अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, और एक महेश का अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब परचेज अकाउंट जो है ये कौन सा अकाउंट है, अभी मैंने आपको बताया नॉमिनल है, इसे एक्सपेंस ट्रीट करते हैं तो ये डेबिट ही होगा। अब देखिए खुद ही समझ में आ गया, हमने एक बार परचेज को समझ लिया, मतलब ये डेबिट होगा, ठीक है। महेश, महेश एक पर्सनल अकाउंट है। अब हमने महेश से माल खरीदा है, गुड्स परचेज किया है, तो गुड्स को देने वाला कौन है, महेश है, यानी कि महेश गिवर है, तो जो भी गिवर होगा उसे हमें क्रेडिट ही करना है, तो इसमें महेश का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। देखिए अब थर्ड ट्रांजेक्शन से ही आपको इजी लगने लग गया। अब देखिए यहाँ पर एंट्री क्या होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू महेश अपॉस्ट्रोफी एस, ये लगाना जरूरी होता है। तो जब भी अगर आपको किसी पर्सन के नेम के आगे अकाउंट वर्ड यूज करना है तो अपॉस्ट्रोफी लगाकर एस लगाना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि इसका मतलब होता है महेश का अकाउंट। अगर आप अपॉस्ट्रोफी एस यूज नहीं करते हो तो आप अकाउंट मत लिखिए, केवल टू महेश लिखकर छोड़ दीजिए, ये जनरल एंट्री का रूल है। क्लियर, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो मैंने यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस लगाकर फिर अकाउंट वर्ड लिखा है, ठीक है। अब कितने रुपए का गुड्स परचेज किया हमने इससे, 30,000 रुपीज़ का, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 30,000 रुपीज़, और नरेशन क्या आ जाएगी, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट। फोर्थ ट्रांजेक्शन देखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम इन कैश। अब श्याम के साथ कैश वर्ड लिखा हुआ आ गया, तो एक तो परचेज अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, एक कैश अकाउंट इफेक्ट हो रहा है। परचेज नॉमिनल अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है। नॉमिनल है, अब परचेज तो डेबिट ही होगा, कैश हमारे पास से जा रहा है, क्रेडिट वॉज गोज आउट, है ना, तो कैश को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने रुपए, 20,000 रुपीज। तो देखिए अब एक बात तो आपको याद ही होगी कि परचेज का अकाउंट हमेशा डेबिट ही होता है, परचेज का अकाउंट हमेशा डेबिट ही होता है, ठीक है ना, ये तो आपको याद ही हो गया होगा। बस दूसरे अकाउंट का नेचर पहचान लो तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। और वैसे भी अगर ये परचेज डेबिट हो रहा है तो दूसरा जो भी अकाउंट है वो क्रेडिट ही हो रहा होगा यार, ठीक है ना। तो इसलिए धीरे धीरे मैंने कहा टफ नहीं है, बस थोड़ा सा समझने की बात है। अकाउंट का नेचर समझ में आ गया तो बस जनरल एंट्री करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो थर्ड और फोर्थ ट्रांजेक्शन आपको समझ में आ गए। फिफ्थ ट्रांजेक्शन क्या है, फटाफट से देख लो, गुड्स रिटर्न टू महेश। अब देखो यहाँ पर क्या है, हमने महेश को माल लौटा दिया, गुड्स रिटर्न कर दिया। कितने रुपए का गुड्स रिटर्न कर दिया, 2,000 का। हमने शाम से 20,000 रुपीज़ का गुड्स परचेज किया था,
हमने उसमें से उसको 2000 रुपये का गुड्स क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। तो हम क्या करेंगे, जो एंट्री हमने खरीदते समय की है ना, जो एंट्री हमने खरीदते समय की है, यानी कि महेश से हमने 30,000 का गुड्स परचेज किया था स्टूडेंट, सॉरी। अब जो एंट्री हमने महेश से गुड्स परचेज करते समय की थी उसकी जस्ट रिवर्स एंट्री हमको करनी पड़ेगी। भैया जब हमने महेश से माल खरीदा तो हमने एंट्री क्या करी, परचेज अकाउंट डेबिट टू महेश। अब हमने इस 30,000 के गुड्स में से उसको 2,000 का गुड्स जो है वो रिटर्न कर दिया, तो इस एंट्री की रिवर्स एंट्री कर दो। लेकिन परचेज के आगे आपको एक वर्ड लगाना पड़ेगा, परचेज रिटर्न अकाउंट। क्या लगाना पड़ेगा, परचेज रिटर्न अकाउंट। तो जब भी हम गुड्स को रिटर्न करते हैं सप्लायर को, तो हम जो एंट्री खरीदते समय करते हैं उसकी रिवर्स एंट्री कर देते हैं, लेकिन परचेज के आगे एक वर्ड लगा देते हैं, वो है रिटर्न। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, यहाँ पर सीधे ही हम जनरल एंट्री कर लेते हैं, महेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट 2,000 रुपीज़। तो देखिए मैंने इसकी जस्ट रिवर्स एंट्री कर दी, लेकिन परचेज के आगे एक वर्ड लगा दिया, परचेज रिटर्न। और ध्यान रखिएगा बच्चों, परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रिटर्न आउटवर्ड। तो यहाँ पर हम परचेज रिटर्न की जगह रिटर्न आउटवर्ड वर्ड को भी क्या कर सकते थे, यूज कर सकते थे। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। और देखो महेश रिसीवर है तो महेश का तो अकाउंट डेबिट हो गई। अगर इसको लॉजिकली भी समझना है तो महेश कौन है, रिसीवर है, तो महेश का अकाउंट हमने डेबिट कर दिया। और परचेज रिटर्न हमारे लिए क्या है, हमारे एक्सपेंसेस डिक्रीज हो रहे हैं, यानी कि हमारे को एक तरीके से गेन हो रहा है। तो हमने परचेज रिटर्न के अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, क्योंकि ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट होता है, ठीक है। तो इसका आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बेसिकली ये जो 5 ट्रांजैक्शन है, इसमें एक तो बिजनेस स्टार्ट करने का ट्रांजैक्शन हो गया और 3 ट्रांजैक्शन परचेज के हो गए। इसमें से एक कैश का, ये भी कैश का, ये क्रेडिट का, ये क्रेडिट का, और ये परचेज रिटर्न का, इसका परचेज रिटर्न का। अब परचेज के इस ट्रांजैक्शन में और इस ट्रांजैक्शन में फ़र्क क्या है, दोनों कैश के हैं, लेकिन ये नाम के साथ कैश वर्ड है, यहाँ पर केवल कैश लिखा हुआ है। तो जब नाम के साथ कैश लिखा हुआ होता है तो उसे भी कैश ट्रांजैक्शन ही ट्रीट करते हैं। तो मैंने इन 5 ट्रांजैक्शन में आपको एक तो बिजनेस स्टार्ट करने वाली ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री और परचेज की क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं उनकी जनरल एंट्रीज के बारे में सिखाया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या आ रहे हैं, क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस क्या क्या हैं। देखिए अब इसमें सेल्स के ट्रांजैक्शन आ रहे हैं, आपको दिख रहा है सोल्ड सोल्ड सोल्ड, यानी कि सेल्स के ट्रांजैक्शन है। लेकिन इसमें भी कंडीशन क्या है, एक में नाम के साथ कैश वर्ड दे रखा है, इसमें केवल नाम दे रखा है, इसमें कुछ भी नहीं लिख रखा तो कैश ही मानेंगे। और ये सेल्स रिटर्न का है, जैसे वो परचेज रिटर्न का था, ये सेल्स रिटर्न का ट्रांजैक्शन है। अब इसकी जनरल एंट्री कैसे करते हैं देखिए। तो पहले तो आप इजीली समझ लीजिए एक बात, सेल्स कौन सा अकाउंट हुआ, नॉमिनल अकाउंट हुआ। कौन सा अकाउंट हुआ, नॉमिनल अकाउंट हुआ। अब सेल्स नॉमिनल अकाउंट है तो भाई इनकम है कि एक्सपेंसेस है, सेल्स रेवेन्यू है, सेल्स हमारे लिए रेवेन्यू है यानी कि इनकम है। इनकम है तो सेल्स का अकाउंट हमेशा क्रेडिट ही होगा। बट जैसे परचेज हमेशा डेबिट होता है तो सेल्स हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब जब सेल्स, हमने एक अकाउंट को आइडेंटिफाई कर लिया कि सेल्स क्रेडिट होगा, तो उसके डेबिट होने वाला अकाउंट आपको ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई हो जाएगा। अब देखिए सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू करीम, तो ये कैश ट्रांजैक्शन है, हमने करीम को 25,000 रुपये का गुड्स सोल्ड किया यानी कि बेच दिया। तो इसमें कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, एक तो कैश,
और एक सेल्स। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल। सेल्स कौन सा है? नॉमिनल। कैश आ रहा है यानी कि डेबिट, सेल्स इनकम है यानी कि क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 25,000 रुपीज। और नरेशन क्या लिख देंगे हम? बीइंग गुड्स सोल्ड टू करीम इन कैश। सेकेंड ट्रांजेक्शन देखिए इसका, जो सेकेंड ट्रांजेक्शन है, सॉरी मैं यहाँ पर एक्चुअल नंबर ही डाल देता हूँ। तो ट्रांजेक्शन नंबर 5th की एंट्री अपन ने कर ली। अब ट्रांजेक्शन नंबर 6th की एंट्री देखिए, सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पर एक तो श्याम का अकाउंट इफेक्ट हो रहा है क्योंकि हमने क्रेडिट में बेचा है, और एक सेल्स अकाउंट इफेक्ट हो रहा है। श्याम पर्सनल अकाउंट है, सेल्स नॉमिनल अकाउंट है। अब पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग श्याम कौन है? रिसीवर। डेबिट द रिसीवर, क्योंकि श्याम गुड्स को क्या कर रहा है? रिसीव्ड कर रहा है, तो श्याम रिसीवर हो गया। तो श्याम क्या होगा? डेबिट होगा। सेल्स हमारे लिए रेवेन्यू है, इनकम है, इसलिए सेल्स क्या होगी? क्रेडिट होगी। तो एंट्री क्या बनेगी? श्याम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हमने कितने का गुड सोल्ड किया है शाम को? 30,000 रुपीज़ का, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 30,000 रुपीज़। नेक्स्ट सोल्ड गुड्स रुपीज़ 10,000। अब कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो इसे हम कैश ट्रांजेक्शन ही ट्रीट करेंगे। अब इसमें एक तो कैश अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, एक सेल्स का अकाउंट इफेक्ट हो रहा है। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल। सेल्स कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट्स कम इन, तो से कैश डेबिट होगा। सेल्स हमारी रेवेन्यू है, इनकम है, तो सेल्स क्या होगी? क्रेडिट होगी। तो जनरल एंट्री क्या बनी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का गुड सोल्ड किया है कैश में हमने? 10,000। बीइंग गुड सोल्ड इन कैश, बीइंग गुड सोल्ड टू श्याम ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड सोल्ड इन कैश। तो जनरल एंट्री के साथ नरेशन लिखना भी इजी है बच्चों, बस फॉर्मेट में करनी है आपको एग्जाम में ये एंट्री, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लास्ट, श्याम रिटर्न 10% ऑफ गुड्स। अब श्याम ने हमें, जो माल हमने श्याम को बेचा था उसमें से उसने 10% गुड्स हमें क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया। रिटर्न कर दिया मतलब हमारी इनकम कम हो गई, हमें लॉस हो गया। तो सेल्स रिटर्न क्या होगा? सेल्स रिटर्न का जो अकाउंट है बच्चों वो डेबिट होगा, क्योंकि हमें लॉस हो रहा है, हमारा बेचा हुआ माल क्या हो गया? वापस आ गया, ठीक है। तो एक तरीके से आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जो एंट्री हमने शाम को माल बेचते समय की थी उसकी रिवर्स एंट्री हमको करनी है, बस सेल्स के साथ हम रिटर्न वर्ड लगा देंगे। क्या लगा देंगे? तो फोर्थ ट्रांजैक्शन की एंट्री क्या होगी? सॉरी फोर्थ नहीं, ये 7th ट्रांजैक्शन था, क्योंकि कंटिन्यूस चल रहे हैं अपन, है ना, कंटिन्यूटी में चल रहे हैं इसीलिए। और ये 8th, तो 8th ट्रांजैक्शन की एंट्री क्या होगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू श्याम्स अकाउंट। बस हमने रिवर्स एंट्री कर दी और सेल्स के साथ हमने रिटर्न वर्ड लगा दिया, ठीक है। अब 10%, तो 30,000 का 10% निकाल लो तो 3,000, यानी कि इसने हमें 3,000 का गुड्स क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया। तो बच्चों फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए, अच्छा एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, जैसे परचेज रिटर्न को हम रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं, वैसे ही सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिटर्न इनवर्ड कहा जाता है, ठीक है। तो हम एंट्री ये भी कर सकते थे, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू श्याम्स अकाउंट, ये एंट्री भी हम कर सकते थे, क्योंकि सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी कहा जाता है। अब देखो बच्चों, यहां तक पहले मैं आपको यहां पर एक समरी लिखवा देता हूं,
जिससे कि आपको बहुत ही इजी हो जाएगा जर्नल एंट्रीज को करना। और फटाफट से इसके लिए आप कॉपी पेन लेके अपने पास बैठ जाइए, इस समरी को आप जरूर नोट डाउन करिएगा, इससे आपकी जर्नल एंट्रीज बहुत इजी हो जाएंगी। बेसिकली हमेशा बच्चों ध्यान रखो कि कैपिटल अकाउंट जो है वो हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। बहुत रेयर चांस है कि कैपिटल डेबिट हो। अगर प्रोप्राइटर अपने बिजनेस से अपनी कैपिटल ही निकाल लेगा तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, लेकिन ऐसा बिजनेस वाइंड अप करने पर किया जाता है, वैसे नहीं किया जाता। तो जब भी कैपिटल का ट्रांजैक्शन आए तो कैपिटल का ट्रांजैक्शन मोस्टली यही आता है, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस। तो हमेशा जनरल एंट्री में कैपिटल अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। दूसरी बात आप ध्यान रखो, परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट मोस्टली डेबिट ही होता है। जब भी गुड्स परचेज करने की एंट्री आए आप बिल्कुल परचेज अकाउंट को डेबिट कर दो, दूसरा अकाउंट आपको सोचना ही नहीं है। अगर आपको फटाफट से जनरल एंट्रियां सीखनी है तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता है ना, तो आपको अकाउंट को आइडेंटिफाई करना, रूल को मन में दोहराना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बस ये अगर आपको याद है तो जनरल एंट्री फटाफट हो जाएगी। तीसरा, सेल्स अकाउंट हमेशा जनरल एंट्री में क्रेडिट होता है। क्या होता है, क्रेडिट होता है। फोर्थ, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न जिसे हम रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, रिटर्न आउटवर्ड। तो परचेज अगर डेबिट होती है तो परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होगी। और फिफ्थ, सेल्स रिटर्न जिसे हम रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रिटर्न इनवर्ड। ये हमेशा जनरल एंट्री में डेबिट होगा। तो इन 5 अकाउंट का अगर आपको नेचर पता है तो इन 5 अकाउंट से रिलेटेड जनरल एंट्री के लिए आपको विद इन अ सेकेंड लगेंगे बस। अब जैसे जैसे मैं बता दूं, आपको पता है कि भाई सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है, तो ये तीनों ट्रांजेक्शन सेल्स के हैं। तो भाई सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू करीम ₹25,000। अब आपको पता है सेल्स अकाउंट तो क्रेडिट होता है, तो आपको दूसरा अकाउंट करना है। अब बस देख लो कि ये कैश ट्रांजेक्शन है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। फिर सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट। अब आपको ये पता है सेल्स क्रेडिट होगा, लेकिन क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो ऊपर कैश की जगह श्याम आ जाएगा, श्याम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। गुड्स सोल्ड ₹10,000, आपको पता है सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है। अब आपने कैश में बेचा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्योंकि एक अकाउंट का नेचर तो हमें पता है ना, तो हमें तो बस ऊपर दूसरा अकाउंट ही तो लिखना है। अगर वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो हम उसका नाम लिख देंगे, कैश ट्रांजेक्शन है तो हम कैश लिख देंगे, बस इतना ही तो करना है। फोर्थ ट्रांजेक्शन के अंदर आप देखते हैं श्याम रिटर्न 10% ऑफ गुड्स, यानी कि ये सेल्स रिटर्न है। अब आपको पता है सेल्स रिटर्न डेबिट होती है, तो सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दो। अब किसने माल लौटाया, श्याम ने, तो आपकी जनरल एंट्री क्या बन गई, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू श्याम, क्योंकि आपको पता है सेल्स रिटर्न डेबिट होती है। तो ये एक समरी है। अगर आपको ये चीज पता है तो इनसे रिलेटेड बिजनेस ट्रांजेक्शन की जनरल एंट्री करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको आप नोट डाउन कर लो या आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लो। और बच्चों, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करो, लाइक जरूर करो और कमेंट जरूर करो, ठीक है। और शेयर भी जरूर करो ताकि आपके दूसरे जो फ्रेंड्स हैं वो भी जो हैं अकाउंट्स को समझ पाए। इतना मैं आपसे चाहूँगा, ठीक है। क्योंकि देखिए बच्चों, मेहनत का फल तभी मिलता है जब दूसरे बच्चे उससे लाभान्वित हों। और मैं चाहता हूं कि भाई ये वीडियो जो हम YouTube पे डाल रहे हैं बनाकर, है ना, ये आप लोगों के लिए है और आपको इसका ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना चाहिए, बेनिफिट होना चाहिए। ज्ञान जो है हर बच्चे तक पहुंचना चाहिए। ये सबसे बड़ी जीवन का क्या होता है, अचीवमेंट होता है एक टीचर के लिए, कि अगर उसकी पढ़ाया हुआ बच्चों को पसंद आ रहा है, बच्चे उसके थ्रू बेनिफिट उठा पा रहे हैं, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पेड वेजेस ₹2,500, पेड सैलरी टू गोपाल,
अब देखो ये दोनों ट्रांजेक्शन जो है 9th और 10th, ये एक्सपेंसेस के ट्रांजेक्शन है। रिसीव्ड कमीशन ₹500, रिसीव्ड रेंट ₹1000, ये दोनों ट्रांजेक्शन इनकम के ट्रांजेक्शन है। तो ऊपर वाले दोनों ट्रांजेक्शन एक्सपेंसेस के हैं और नीचे वाले दोनों ट्रांजेक्शन इनकम के हैं। तो देखिए ट्रांजेक्शन नंबर 9, अब पेड वेजेस, हमने वेजेस को पे किया, कितने रुपए की वेजेस पे की हमने, 2500 की, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या है, दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, एक कैश और एक वेजेस। कैश रियल है, वेजेस नॉमिनल है। अब वेजेस एक्सपेंसेस है, इसका मतलब डेबिट होगी, और कैश जा रहा है इसका मतलब क्रेडिट होगा, क्योंकि क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। तो एंट्री क्या होगी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग वेजेस पेड। इसकी नरेशन क्या बनेगी, बीइंग वेजेस पेड, टैग। अब देखिए इसमें भी पेड सैलरी, तो एक कैश का अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, एक सैलरी का अकाउंट इफेक्ट हो रहा है। सैलरी नॉमिनल एक्सपेंसेस है, डेबिट होगी, कैश रियल है, जा रहा है, क्रेडिट होगा। तो एंट्री क्या, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने, 1500। तो जब भी एक्सपेंसेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन आए तो आपको बिल्कुल समझ जाना है कि एक्सपेंसेस तो डेबिट ही होते हैं। एक्सपेंसेस क्या होते हैं, तो भाई बिल्कुल वेजेस और सैलरी दोनों डेबिट हो गए। एक्सपेंसेस बस इतना ध्यान रखो कि एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, तो चाहे वो वेजेस हो, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो कमीशन हो, चाहे वो रेंट हो, चाहे वो इंटरेस्ट हो, अगर वो एक्सपेंस है तो उसको डेबिट कर दो, नीचे वाला अकाउंट ऑटोमेटिकली खुद ही आइडेंटिफाई हो जाएगा। अगर आपने कैश में पेमेंट किया है तो टू कैश लिख दो, और आपने चेक के थ्रू पेमेंट किया है तो टू बैंक लिख दो, बस इतना ध्यान रखो। अब देखो इसके जस्ट अपोजिट इनकम के ट्रांजैक्शन, यहां पर रिसीव्ड वर्ड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, रिसीव्ड कमीशन, रिसीव्ड रेंट। इसका मतलब कैश आ रहा है आपके पास। अब कैश आ रहा है तो कैश डेबिट ही होगा। अब इसके अंदर ज़्यादा रूल को अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करने की, उनका नेचर को वापस रिकॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसके अंदर क्या होगा, इन दोनों में हमें क्या हो रहा है, इनकम रिसीव्ड हो रही है, कैश के फॉर्म में रिसीव्ड हो रही है। तो ये बात तो क्लियर ही हो गई कि कैश आ रहा है, तो कैश आ रहा है तो कैश डेबिट होगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, क्योंकि इनकम हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड, कितने रुपए का कमीशन रिसीव्ड हुआ है, 500 रुपीज़ का। फिर 12 रिसीव्ड रेंट, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट, कितने का रेंट रिसीव्ड किया है हमने, 1000 का। तो अब आपको बस क्या याद रखना है, समरी लिख लो फटाफट से। अगर एक्सपेंसेस का कोई ट्रांजैक्शन हो तो उसे एक्सपेंस को डेबिट करना है, और इनकम का कोई ट्रांजैक्शन हो तो इनकम को क्रेडिट करना है। ये समरी याद रखो, दूसरा अकाउंट ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई हो जाएगा। देखिए वेजेस और सैलरी एक्सपेंसेस थे, हमने वेजेस को और सैलरी को डेबिट किया, और नीचे कैश ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई हो गया। रिसीव्ड कमीशन और रिसीव्ड रेंट इनकम थी, हमने इनकम को क्रेडिट किया तो कैश ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई होकर डेबिट हो गया। और ये चेक के फॉर्म में रिसीव्ड होती तो हम बैंक अकाउंट डेबिट लिख देते, क्या लिख देते, बैंक अकाउंट डेबिट लिख देते, बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड। तो ये समरी क्या है, एक्सपेंसेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन में एक्सपेंस को डेबिट कर दो, इनकम से रिलेटेड ट्रांजैक्शन में इनकम को क्रेडिट कर दो। नेक्स्ट देखो, अब यहां पर थोड़ा सा देखना, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ₹20,000, गुड्स रिटर्न टू राम ₹2,000, paid to Ram ₹17,500 in full settlement of his account, paid cash to Mahesh
रुपीज़ 9,000 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड हिम फ्रॉम हिम रुपीज़ 4,000। तो देखिए बच्चों, ये जो 3 ट्रांजेक्शन हैं ये तो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं और ये बिल्कुल एक सेपरेट ट्रांजेक्शन है। ठीक है, पहले हमने राम से 20,000 का माल खरीदा, फिर उसको हमने 2,000 का माल लौटा दिया, फिर उसको हमने फाइनल पेमेंट के अंदर 17,500 रुपये का पेमेंट किया। और यहाँ पे जो 4th ट्रांजेक्शन है इसका मतलब यह है कि महेश हमसे टोटल 9,400 रुपीज़ मांगता था, लेकिन हमने उसे पेमेंट कितने का किया है, 9,000 का, और उससे हमने डिस्काउंट रिसीव्ड लिया है 400 का। तो ये ट्रांजेक्शन जिसमें से शुरुआत के 3 ट्रांजेक्शन जो हैं वो एक दूसरे से क्या है, इंटरलिंक्ड हैं। तो पहले हम 13, 14 और 15 ट्रांजेक्शन को देख लेते हैं। तो देखो फटाफट से 13, अब रूल समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। परचेज गुड्स फ्रॉम राम, एंट्री क्या होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट, यही होगी ना एंट्री, क्योंकि इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमने उसको 2,000 का माल लौटा दिया, तो इसकी रिवर्स एंट्री बस परचेज के साथ हम क्या वर्ड लिख देंगे, रिटर्न, राम्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। हम रिटर्न आउटवर्ड भी लिख सकते हैं, और मैंने अगर समरी के अकॉर्डिंग देखोगे तो परचेज हमेशा डेबिट होती है और परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होती है। तो ये 2 एंट्रियां करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप देखो बच्चों, हमने उससे 20,000 का माल खरीदा था, 20,000 रुपीज़ का गुड्स हमने उससे परचेज किया था। इसमें से 2,000 का गुड्स हमने उसे रिटर्न कर दिया, तो हमें उसे फाइनल पेमेंट कितने का करना है, 18,000 रुपीज़ का करना है। लेकिन मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन वाले वीडियो में भी सिखाया था कि यहाँ पर अगर फुल सेटलमेंट वर्ड लिखा हुआ आ जावे, इसका मतलब या तो डिस्काउंट रिसीव्ड होता है या डिस्काउंट अलाउड होता है। तो यहाँ पर आप देखो कि हमको पेमेंट करना था 18,000 रुपये का, 18,000 रुपीज़ का, लेकिन हमने पेमेंट कितने का किया है, हमने पेमेंट किया है 17,500 का। इसका मतलब 500 रुपीज़ का हमें डिस्काउंट क्या हुआ है, रिसीव्ड हुआ है, यानी कि हमें इनकम हो गई, हमें क्या हो गई, इनकम हो गई या गेन हो गया, हमें क्या हो गया, गेन हो गया। और गेन हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। क्या होता है, क्रेडिट। भाई हमें पेमेंट 18,000 का करना था और हमने पेमेंट कितना किया है, 17,500 का। इसका मतलब हमें 500 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि हमें डिस्काउंट क्या हुआ है, रिसीव्ड हुआ है। तो इसकी एंट्री कैसे होगी, देखो जो राम है, ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान से देखना, ये इम्पॉर्टेंट है एंट्री, ठीक है, और ये आपको आनी चाहिए। इस तरह की एंट्रीज पूछी जाती है एग्जाम में। अब आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, राम के अकाउंट को 18,000 रुपीज़ से डेबिट करना पड़ेगा। आप 17,500 से डेबिट मत कर देना। भाई राम रिसीवर है, क्योंकि राम को हम पेमेंट कर रहे हैं तो राम का अकाउंट डेबिट तो हो गई। पहले तो ये समझो आप कि भाई राम को हम पेमेंट कर रहे हैं तो राम रिसीवर हो गया, तो राम के अकाउंट को हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। लेकिन अब हम डेबिट कितने से करें, बच्चे क्या करते हैं कि 17,500 से डेबिट कर देते हैं और जनरल एंट्री गलत हो जाती है। यहाँ पर फुल सेटलमेंट वर्ड लिखा हुआ है बच्चों, क्या लिखा हुआ है, फुल सेटलमेंट। तो पहले उसका एक्चुअल ड्यू अमाउंट क्या है, उसका एक्चुअल ड्यू अमाउंट है 18,000 रुपीज़। तो आपको यहाँ पर 18,000 रुपीज़ लिखना है, 17,500 नहीं लिखना है। इस चीज़ का ध्यान रखना। जब भी फुल सेटलमेंट वर्ड आ जाए थोड़ा समझ जाना कि भैया संभल कर करनी है एंट्री, ब्रेक लगाते हुए, है ना, एकदम जल्दीबाजी में नहीं करनी, गलती हो जाएगी वरना। तो यहाँ पे हमें पहले फाइनल अमाउंट क्या है उसका, 18,000, तो हम 18,000 लिखेंगे। हमारे पास से कैश कितना जा रहा है, हमारे पास से कैश जा रहा है 17,500 का।
तो हम 17,500 लिखेंगे। और डिस्काउंट हमें कितने का रिसीव्ड हुआ है, 500 का, यानी कि हमें प्रॉफिट हुआ है। और इनकम है यानी कि क्रेडिट होगा, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 500। तो ये एंट्री होगी। पहले तो भाई राम रिसीवर है तो इसलिए अकाउंट को डेबिट करना है, लेकिन कितने रुपए से डेबिट करना है, उसके फाइनल अमाउंट से। फाइनल अमाउंट कितना था, 18,000 से। अब हमने जो पे कर दिया उससे कैश को क्रेडिट कर दो, और जो बच गया वो हमारे लिए प्रॉफिट है, तो उसे डिस्काउंट रिसीव्ड मानकर क्या करो, क्रेडिट कर दो। तो ये जनरल एंट्री आपको आनी चाहिए। तो इस तरह की कंडीशंस आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। इंपॉर्टेंट है बच्चों ये, ठीक है ना, और ये आना ही चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड अभी आगे और भी टफ क्वेश्चन आएंगे, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट वाले। तो पहले ये बेसिक ट्रांजेक्शन है उसके, तो पहले आपको इसको तो समझना ही पड़ेगा। और ये एक कैश डिस्काउंट कहलाता है। क्या कहलाता है, कैश डिस्काउंट, जिसको बुक्स में क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। इसकी चर्चा अपन आगे वाले वीडियो में करेंगे, लेकिन ये अभी आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर आपने इसको 500 रुपये को क्या किया है, गेन मानकर क्या कर लिया है, क्रेडिट कर लिया है। आगे देखो, सॉरी अभी इसमें एक ट्रांजेक्शन बचा हुआ है, उसको भी अपन कर लेते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब एक ट्रांजेक्शन बचा हुआ है, उसको भी अपन देख लेते हैं। देखो बच्चों, पेड कैश टू महेश ₹9,000 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम ₹400। अब यहाँ पर इसने खुद लिख कर दे रखा है कि भाई हमको डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है 400 रुपीज़ का। तो ये इस ट्रांजेक्शन को हम कैसे करेंगे, देखो इसका मतलब क्या है कि जो महेश है वो हमसे फाइनली 9,000 प्लस 400 9,400 रुपीज़ मांगता था। कितने रुपीज़ मांगता था, 9,400 रुपीज़। यानी कि मेरा कहने का मतलब क्या है, या तो वो आपको फुल सेटलमेंट वर्ड लिख कर दे देगा, या वो आपको खुद ही डिस्काउंट का अमाउंट मेंशन करके दे देगा। तो ये दोनों एंट्रियां बिल्कुल सेम है, बस एक में डिस्काउंट हिडन है, एक में डिस्काउंट डिस्क्लोज है। तो यहाँ पर फाइनली हमें महेश को कितने का पेमेंट करना था, 9,400 का। तो बच्चों अब हम महेश को कितने अमाउंट से डेबिट करेंगे, तो महेश अकाउंट डेबिट 9,400, क्योंकि भाई फाइनल अमाउंट ही लिखना पड़ता है हमें। हमारे पास से कैश कितना गया है, टू कैश अकाउंट 9,000, क्योंकि अभी हमने तो 9,000 का ही पेमेंट किया है इसे। और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 400 रुपीज़, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 400 रुपीज़। तो बस आपको एग्जाम में यही याद रखना है कि अगर फुल सेटलमेंट वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब डिस्काउंट हिडन है, छुपा हुआ है। और अगर वो किसी क्वेश्चन में खुद ही डिस्काउंट रिसीव्ड लिख के दे दे, तो आप उसमें ऐड करके फाइनल अमाउंट निकाल लेना और फिर एंट्री कर देना। तो इसका मतलब महेश हमसे 9,400 रुपीज़ मांगता था, हमने उसको 9,000 का पेमेंट किया फुल सेटलमेंट में, और 400 का हमें डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब लास्ट ट्रांजेक्शन्स आ रहे हैं। लास्ट ट्रांजेक्शन्स क्या है बच्चों, देखिए वो परचेज के थे, ये सेल्स के हैं। गुड्स सोल्ड टू हरीश ₹30,000, हरीश रिटर्न गुड्स ₹2,000, रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरीश ₹27,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो यानी कि ये तीन ट्रांजेक्शन इंटरलिंक्ड है। रिसीव्ड कैश फ्रॉम अरुण ₹4,900 एंड डिस्काउंट अलाउड ₹100। जो पहली वाली स्लाइड थी उसमें डिस्काउंट रिसीव्ड था, यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड होगा। कैसे देखना,
पहले तो हरीश को हमने 30,000 रुपीज़ का गुड्स सोल्ड किया है, तो हम एंट्री क्या करेंगे, हरीश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, 30,000 रुपीज़। ठीक है, अब हमने हरीश ने हमें क्या किया, जो माल हमने 30,000 रुपये का हरीश को बेचा था उसमें से उसने हमें 2,000 का माल वापस लौटा दिया, तो इसकी रिवर्स एंट्री कर देंगे और सेल्स के साथ रिटर्न वर्ड जोड़ देंगे। सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होती है, ऐसे भी कर सकते हो आप, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरीश अकाउंट 2,000 रुपीज। ठीक है, अब देखो हरीश को हमने 30,000 रुपये का माल बेचा, उसमें से उसने हमें 2,000 का माल वापस लौटा दिया, तो अब हरीश हमारा क्या है, डेटर है, यानी कि फाइनली हमें हरीश से 28,000 रुपये लेने हैं, 28,000 रुपीज़ हमें उससे रिसीव्ड करने हैं। लेकिन उसने हमें कितना पेमेंट किया है फाइनल सेटलमेंट में, फुल सेटलमेंट में 27,500 का, यानी कि यहाँ पर 500 रुपीज़ का जो डिस्काउंट है वो हमें रिसीव्ड नहीं हुआ है बल्कि हमने उसको दिया है, तो यानी कि ये डिस्काउंट रिसीव्ड की जगह ये है डिस्काउंट अलाउड, और डिस्काउंट अलाउड एक क्या होगा, डेबिट, यानी कि ये लॉस हो गया, या तो इसे डिस्काउंट रिसीव्ड को गेन मानते हैं, इसे लॉस मानते हैं, इसे लॉस है, इसका मतलब डेबिट। ठीक है, अब इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, इस पर भी बात कर लेते हैं। तो देखो हमारे पास कैश कितना आ रहा है, 27,500, तो भाई कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 27,500, डिस्काउंट अलाउड को हम डेबिट करेंगे, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 500, और टू हरीश अकाउंट 28,000, क्योंकि भाई उसका अकाउंट जो है फुल सेटल्ड हो चुका है। तो समरी में याद लिख लो बच्चों कि डिस्काउंट रिसीव्ड हमेशा क्रेडिट होता है और डिस्काउंट अलाउड हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। ये समरी लिख लो आप फटाफट से, ताकि आपकी जनरल एंट्री गलत नहीं हो। डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे लिए गेन है, इसलिए हम क्रेडिट करते हैं। डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए लॉस है, इसलिए हम डेबिट करते हैं। ऐसे समझ लो आप, ये समझने का बढ़िया तरीका है। ठीक है, तो ये समरी भी हो गई। तो ये तीनों ट्रांजैक्शन आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखो लास्ट ट्रांजैक्शन, लास्ट ट्रांजैक्शन देखो, लास्ट ट्रांजैक्शन इसका बिल्कुल वैसा ही है जैसे पहले था, बस थोड़ा सा इसमें ये डिस्काउंट अलाउड का है। अब देखो कैश रिसीव्ड फ्रॉम अरुण 4,900 एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम 100। इसका मतलब क्या है कि हम अरुण से जो है हम अरुण से 5,000 रुपीज़ मांगते थे। हम अरुण से कितने रुपीज़ मांगते थे, 5,000 रुपीज़, लेकिन उसने हमें पेमेंट कितने का किया है, फाइनली 4,900 का। और क्वेश्चन में खुद लिखा हुआ है कि हमने उसे 100 रुपये का डिस्काउंट क्या किया है, अलाउड किया है। और डिस्काउंट अलाउड क्या होता है, डेबिट होता है। ये मैंने अभी आपको सिखाया। तो अब जनरल एंट्री क्या बनेगी, हम अरुण के अकाउंट को कितने से डेबिट करेंगे, 4,900 से या 5,000 से। तो भाई ध्यान रखना 5,000 से डेबिट करेंगे, क्योंकि फुल फाइनल अमाउंट से डेबिट करते हैं, बस
डिस्काउंट की एंट्री में आपको ये चीज़ याद रखनी है बच्चों, 4900 से मत कर देना, यानी कि जो अमाउंट हम पर्सनल अकाउंट के सामने लिखते हैं उसमें डिस्काउंट ऐड होता है, उसमें डिस्काउंट क्या होता है, ऐड होता है। देखिए इस 5000 के अंदर 100 रुपीज़ ऐड है ना, बस ये चीज़ का ध्यान रखना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, हमारे पास कैश कितना आ रहा है, हमारे पास कैश आ रहा है 4900। डिस्काउंट अलाउड क्या होता है बच्चों, डेबिट होता है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 100। और हम अरुण के अकाउंट को कितने रुपए से क्रेडिट करेंगे, 5000। कितने से क्रेडिट करेंगे, 5000 पे। तो ये डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड की बच्चों जनरल एंट्रियाँ भी मैंने आपको सिखा दी। तो बेसिकली अगर देखें तो मैंने आपको इस वीडियो में, जैसे कि मैंने आपको शुरू करते समय कहा था कि मैंने कुछ बेसिक एंट्रीज ली हैं। अगर उन बेसिक एंट्रीज की बात करूं तो मैंने आपको क्या बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री, मैंने आपको परचेजेस की कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं वो वाली एंट्री, सेल्स की कौन कौन सी कंडीशन हो सकती हैं वो वाली एंट्री, और डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड, यानी कि ये एंट्रीज मैंने आपको सिखा दी हैं और ये बेसिक एंट्रीज में काउंट होती हैं। और मैंने साथ ही साथ आपको समरी भी लिखवाई है। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, परचेज डेबिट होता है, सेल्स क्रेडिट होता है, परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, एक्सपेंसेस, हाँ एक्सपेंसेस और इनकम की भी सिखा दी। एक्सपेंसेस को डेबिट किया जाता है, इनकम्स को क्रेडिट किया जाता है, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट होता है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता है। अगर आपने ये समरी समझ ली बच्चों तो आपके लिए जनरल एंट्रीज बहुत ही इजी हो जाएंगी। और फटाफट से आप लिख लो, कैपिटल को क्या करते हैं, क्रेडिट, परचेज को क्या करते हैं, डेबिट, जब भी गुड्स परचेज किया जाएगा। सेल्स क्या होती हैं, क्रेडिट, परचेज रिटर्न क्या होती हैं, क्रेडिट, सेल्स रिटर्न क्या होती हैं, डेबिट, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट, इनकम्स क्या होती हैं, क्रेडिट, और डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होता है, क्रेडिट क्योंकि गेन है, और डिस्काउंट अलाउड क्या होता है, डेबिट। तो ये कुछ शॉर्टकट है जनरल एंट्रीज को करने का, इसे शॉर्टकट मान लीजिए। अगर आपको ये नेचर पता है तो बस आपको जैसे ही ये अकाउंट फाइंड आउट हो गए तो इनको तो यही करना है जो इनके सामने लिखा हुआ है। दूसरा अकाउंट ऑटोमेटिकली, अगर सेल्स क्रेडिट है तो दूसरा अकाउंट ऑटोमेटिकली डेबिट होगा। तो ये जनरल एंट्रीज को करने का शॉर्टकट है। और अगर आपको ये समरी याद हो गई है तो आपको जनरल एंट्रीज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चों। तो यहाँ पर मैंने आपको आज जनरल की कुछ बेसिक एंट्रीज सिखाई बच्चों। और आपको यदि मेरी क्लासेस पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि आपके कमेंट्स ही मुझे मोटिवेट करते हैं। तो थैंक यू बच्चों। अब हम मिलेंगे जनरल के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच अगेन।